केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे हम सवाल करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा पहला सवाल आपसे, राजस्थान में मंदिर टूटने पर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस में सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का बदला अलवर में कांग्रेस पार्टी ले रही है। अगर वहां पर भी अतिक्रमण है जैसे जहांगीरपुरी में था और अतिक्रमण को ढाया गया, हटाया गया, तो फिर ये आरोप क्यों? गिरिराज जी, देखिए, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो आज आपके साथ 24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस पर मुझे आपसे बात करनी है। ये जो अलवर में घटना घटी है, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, इस पर क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग मुसलमानों को खुश करने के लिए, जहांगीरपुर अवैध कब्जा का मामला था और ये तो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं, आजादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हिंदुओं के सनातन धर्म को क्या खत्म कर देना चाहते हैं? मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कांग्रेस से और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से, क्या भारत में हिंदू सनातन के देवी देवता, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, इनको यहाँ नहीं पूजा जाएगा? देवी दुर्गा को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? हनुमान को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? तो कहाँ पूजा जाएगा? बता तो दे, कौन से देश में पूजा जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? कांग्रेस वोट के खातिर ये अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, मुगलों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं भारत के संस्कृति को मिटाने के लिए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास का जो दावा गिरिराज जी आप लोगों की ओर से किया जाता है, तौकीर रजा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा वो फिर किसी और के कब्जे में नहीं आएगा। उसको बेवजह टारगेट कर रही है ये सरकार, चुनकर उस पर निशाना साधा जा रहा है। तो फिर आप लोगों के सबके साथ और सबके विश्वास के दावे पर सवाल उठेंगे। तौकीर रजा के इस बयान पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ऐसे आतंकी बात बोलने वाले लोगों के ऊपर, ऐसे कट्टरवादी बात बोलने लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस ढंग से उन्होंने बातों को रखा है, खुलेआम वो धमकी देने का काम किया है। मेरा आग्रह होगा कि आज अगर जैसे अलवर में टूटा, मस्जिद का टूटा होता तो पॉलिटिकल टूरिज्म होता, और डराने का कोई काम ना करे। भारत कानून के सहारे चलता है और कानून पर भरोसा है। मोदी ने सबका साथ सबका विकास कहा है, जवानी नहीं कहा है। हमने घर दिया, न हिंदू सोचा न मुसलमान। हमने गैस दिया उज्ज्वला में, हिंदू सोचा न मुसलमान। हमने जो भी काम किया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, हमने नहीं सोचा कि हिंदू है कि मुसलमान। राशन दे रहे हैं, हमने नहीं सोचा कि हिंदू और मुसलमान। अगर कोई अवैध है तो कानून काम करेगा, लेकिन चेतावनी देने का काम कोई ना करे, भारत को धमकाने का काम हिंदुस्तान को ना करे। ये अगर पाकिस्तान से बैठ के स्क्रिप्ट कोई लिखता हो और भारत में कोई पढ़ता हो तो भूले नहीं, नरेंद्र मोदी न्याय की बात करते हैं। अन्याय की जब बात करते हैं तो भारत के संस्कार और संस्कृति को जानना पड़ेगा। इस देश में आताताई रावण भी आए तो राम भी खड़े हुए। अगर आताताई कंस आए तो कृष्ण खड़े हुए। आज
कौरवों को भी दंड देने का काम कृष्ण ने किया, न्याय देने का आज मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय की सरकार। राम और कृष्ण की आप बात कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि दरअसल राम और कृष्ण तो ठीक है, लेकिन मस्जिद को लेकर जिस तरह की सियासत, आप लोगों का जो बुलडोजर है वो बेकाबू हो गया है। चुन चुन कर एक खास धर्म पर निशाना साधा जा रहा है। और तौकीर रजा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र हो गए हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर आंखें मूंदे बैठे हैं, और उनका यह भी कहना है कि देश एक और बंटवारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी? देखिए, मोदी एक बहाना है। 1906 में मैं जानना चाहता हूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वो उस समय तो मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1920 के इर्द गिर्द आप एक सीता पर पुस्तक लिखा गया था, टिप्पणी की गई थी भद्दी, तो उसके अलावे रंगीला रसूल किताब लिखा गया था, ऑथर का नाम नहीं दिया गया, और प्रकाशक थे राजपाल महाशय। मुस्लिम समाज ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया। बाहर निकलने के बाद गोली मार दी। नफरत कौन फैला रहा है? ये गजवाए हिंद की सोच लेकर के 1920 में स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनके ऊपर गोली से उनकी हत्या की गई। और इसलिए हत्या की गई, कहा गया कि शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। और कांग्रेस के नेता थे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये आरोप लगाया था। और जब उनकी हत्या कर दी गई तो यही कांग्रेस के लोग ने कहा कि मोहम्मद रशीद, जहां तक मुझे नाम याद है जी, कि वो मेरा भाई था, अब गलत तो किया है। ठीक है। ये नफरत आज से नहीं, गजवाए हिंद की कल्पना कर करके एक बार जिन्ना ने इस काम को किया। अब दूसरी गलती कोई करने के लिए ना सोचे। लेकिन आप लोगों का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश अभी आप हाल भी में होकर आए हैं, वहां पर खरगोन में हमने देखा, गुजरात में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में चला है, वहां को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो टिप्पणी की है उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान को यह सरकार ध्वस्त करने का बुलडोजर के जरिए काम कर रही है। उनको क्या जवाब देंगे आप? ये राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो पढ़ ले। न्याय की सरकार, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। अगर कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई अवैध कब्जा कर ले तो क्या सड़कों पर उन्हें घर बनाने के लिए दे दिया जाए? जो अवैध बनाएंगे तो कानून कार्रवाई करेगा। और राहुल गांधी तो वोट के सौदागर हैं। इनके पूर्व के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मनमोहन सिंह ने कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीबों का है। ये डिफरेंसेज है। ये राहुल गांधी तो वोट के सौदागर है, वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में सामाजिक विषमता फैला रहे हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी जनेऊ बन के तिलकधारी बनेंगे, कभी मस्जिद जाकर के अपने को मुस्लिम समर्थक बनाएंगे। अभी जहांगीरपुर में कांग्रेसियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन अलवर में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अलवर में क्यों जुबान बंद हो गई है, कांग्रेसियों से पूछना चाहता। ठीक है, अलवर से अब जरा राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वहां का दौरा करते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जाते हैं। आज टीएमसी के ममता बनर्जी के पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। उसको धुरी बनाकर एक अलग तरह की सियासत भी इस देश में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि दरअसल बीजेपी की सरकार ने चुन चुनकर मुसलमानों के खिलाफ अपने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, और ये कतई ठीक नहीं है। संविधान का वो हवाला दे रहे हैं और बार बार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि दरअसल एक पक्ष को लगातार बुलडोज करने का काम ये सरकार कर रही है। ओवैसी के इस सवाल पर आपका क्या है जवाब? देखिए, ओवैसी के अंदर ये वही ओवैसी साहब है, जब राष्ट्रीय गान होता है
संसद के अंदर, तो वो कभी उसमें सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्र प्रेम इतना अधिक है कि राष्ट्रगान के आगे रहते नहीं, और रहते तो बाहर निकल जाते। नहीं, ये ओवैसी के भाई को भले अभी कानून ने उनको, गिरिराज सिंह जी आप ये बोल रहे हैं कि जब भी मैं ये कह रहा हूं कि ये ओवैसी वही ओवैसी है। हाँ, इनका यही राष्ट्रभक्ति है, और ओवैसी वही है, इनके अंदर वही गजवाए हिंद और जिन्ना का जिन पल रहा है। ये सपना देख रहे हैं दूसरा जिन्ना बनने के लिए। भले कोर्ट ने इनके भाई को अभी बरी किया हो या ना किया हो, लेकिन इनके भाई ने जिस ढंग से देश को धमकाने का काम किया था, ये इनके रास्ते गजवाए हिंद और जिन्ना के रास्ते पर। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उनकी ओर से अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सबसे पहले ये जो बुलडोजर है वो बीजेपी के दफ्तर पर चल जाए तो उसके बाद दंगा होना बंद हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये कहां का न्याय है कि आप दिल्ली में हर मस्जिदों में सारे इमाम को पैसा दे रहे हो, दिल्ली के मंदिरों में भी तो दे दो। अगर सबको हिंदू और मुसलमान को बराबर समझते होता, लाखों रुपए हर मस्जिद को तनख्वाह दे रहे हो इमाम को, और मंदिरों में पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? ये वोट की राजनीति जो कांग्रेस करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति, ये होड़ लगी हुई है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कि मुसलमानों का वोट बढ़ चढ़ के कौन ले। उसमें कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सबों में होड़ लगी हुई है केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए। केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन बार बार एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि दरअसल रोहिंग्या को बसाकर और बीजेपी जाकर फिर वहीं पर झगड़े कराती है और फिर दंगे होते हैं। आप बार बार एनआरसी लाने की, सीए की बात कर रहे हैं। जब से आपने बिहार का दौरा शुरू किया है हम सब ने सुना, तो फिर सरकार क्यों नहीं लेकर आती? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अगर एनआरसी को लेकर इतनी गंभीरता है तो फिर इतनी देरी क्यों की जा रही है? चिंता न करें, जो कानून उचित समय पर होगा लेकिन समाज के साथ होगा। ये सीए कानून क्या था? सीए कानून किसी की नागरिकता लेने की नहीं थी, लेकिन उसमें भी भारत को डराने का काम किया ये कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग। उनके साथ खड़े होकर के पूरे देश में एक माहौल खराब किया और दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए। यहां सब कुछ ठीक नहीं है। हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति होते हैं तो भारत के सारे संसाधन को भोगते हैं, और जब उतने बड़े पद से उतरते हैं तो कहते हैं यहां सब कुछ ठीक नहीं है। ये कौन सा विचार है? फिल्मी कलाकार कई हैं, सेलिब्रिटी, ये लोग पूरे दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। और दूसरे तरफ साजिश पटकथा लिखी जाती है पाकिस्तान में, और ये तौफीक रजा और ओवैसी जैसे लोग उसकी जुबान बोलते हैं। ठीक है, आपने चूंकि उपराष्ट्रपति पद का जिक्र कर दिया है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल बिहार के संदर्भ में मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगी। नीतीश कुमार को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और बिहार के गद्दे पर किसी और को बिठाया जा सकता है। बीजेपी क्या इसको लेकर प्लान कर रही है, आगे बढ़ रही है? आप लोग भी बड़े दिन से बिहार में टिके हुए हैं, तो बिहार की सियासत में कौन सा खेला होने जा रहा है? गिरिराज सिंह जी, नीतीश जी को तो मैं इतना ही जानता हूं, अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज से नहीं बरसों से हैं। आगे की बात तो या तो नीतीश कुमार बताएंगे या कोई पूछने वाला होगा तो वो पूछ के बताएगा। हम तो जानते हैं कि बिहार के एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी बिहार का विकास कर रहे हैं। बने रहेंगे? वो इफ्तार पार्टी में भी जा रहे हैं आरजेडी के। भाई इफ्तार पार्टी में जिनको जाना हो इफ्तार पार्टी में जाएं, जिनको जहां जाना हो जाएं, लेकिन भारत को डराने की कोशिश कोई ना करे। कौन कर रहा है भारत को डराने की कोशिश? यही कट्टरपंथी सोच। मैं तो पहले ही कहा हूं कि देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से भारत को कोई खतरा नहीं है, खतरा है कट्टरपंथी सोच से। और वो
सोच है शर्जिल इमाम का सोच, जो भारत को चिकन नेट से काट देने की बात करता है। खतरा है मुर्तुजा जैसे। अगर मुर्तुजा ने ये योगी के मठों पर हमला किया, अगर वो कोई मस्जिद पर कोई हिंदू किया होता तो आज ये पूरे देश के लोग टूरिज्म बनाते। खतरा ऐसे कट्टरपंथी सोच से है। खतरा है कि शरिया कानून लाने का बात करते हैं। खतरा है हिजाब आंदोलन के तहत भारत को बदनाम करने का। एक तरफ बदनाम करने की साजिश हो रही है पूरे दुनिया में, और दूसरे तरफ गजवाए हिंद की सोच वाले लोग हैं। ये लाउड स्पीकर को लेकर भी गिरिराज सिंह जी बड़े सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो परिसर के अंदर ही लाउड स्पीकर की आवाज रहे, इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देश भर में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इसको लेकर बीजेपी आगे कैसे बढ़ेगी? महाराष्ट्र में भी इसको लेकर राज ठाकरे की बीजेपी की अपनी अलग सियासत है। लाउड स्पीकर बड़ा केंद्र में बना हुआ है इस वक्त। देखिए, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये उनके नियम हैं कानून के, उसमें सबको पालन करना चाहिए। कोई धमकी दे, कोई कुछ कहे, ये भारत को लोगों ने क्या समझ लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कर रहे हैं कि अभी होड़ लगी हुई है तुष्टीकरण के लिए। ममता बनर्जी जो अपने बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, चुनाव में उनके मंत्री कहते हो पत्रकारों से कि चलिए ले जाकर के मिनी पाकिस्तान दिखाते हो, और वो आए यहाँ पाठ पढ़ाने के लिए देश को। ये लोग देश को तोड़ने वाले हैं महज वोट के लिए। इसलिए ध्वनि को लेकर के जो हो रहा है, वायु जो ध्वनि प्रदूषण के कानून है, हाँ। उसका पालन करना चाहिए। मस्जिदों से दुनिया के कई मुस्लिम देश हैं क्या उतार दिए जाने चाहिए? नहीं होता। ये मैं कह रहा हूं कि ध्वनि प्रदूषण ने जो कानून लाया है उसके तहत सबों को करने की जरूरत है, लेकिन धमकी देकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश ये उचित नहीं है कि पूरे दुनिया में। इससे ज्यादा क्या होगा कि भारत को गाली देते हैं यहां सब कुछ ठीक नहीं है। याकूब मेनन पर जिस ढंग से, अफजल गुरु पर जिस ढंग से माहौल क्रिएट किया, कोर्ट खुलवाया, और फिर भी कहते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात एक साजिश के तहत भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, आप लोगों को भी तो जो सूट करता है वही करते हैं। आपको भी क्या बिहार में या देश में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर आपके जो समर्थक हैं, क्या वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं आपके लिए? तो क्या है, क्या है? हिंदू होना कोई गुनाह है क्या? हिंदू होना कोई गुनाह है? लोग मुसलमान अपने को कहे तो ठीक है, और गिरिराज अगर हिंदू कह दिया अपने को तो ये गुनाह हो गया। मुझे फक्र है कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, मैं पैदा लिया हूं सनातनी। अब भारत का हर व्यक्ति सनातनी है। चलिए ठीक है, अब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन चूंकि आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय का जम्मू में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहूंगी उस प्रोग्राम के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं। प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि पंचायती राज दिवस के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके हिंदुस्तान को? देखिए, प्रधानमंत्री का सपना है कि जो लगभग 70% 68% आबादी गांव गरीब किसान का है, पंचायती राज के तहत है, 2.5 लाख से ऊपर पंचायत है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेसियों ने वो काम नहीं किया जो प्रधानमंत्री ने किया, लोकतंत्र और गांधी के सपनों को पंचायती राज का त्रिस्तरीय चुनाव कराया, और वहीं से संबोधन करेंगे पंचायती राज के लिए जो उस दिन के अंतर पूरे देश के अंदर जो लगेगा ग्राम सभा, उसका सही रूप दिखेगा। उसमें है ग्रीन एनर्जी। हम पूरे देश में चाह रहे हैं पंचायतों में सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी हो, वो हमने वहां करके रखा है। प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। ई ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत में देश के हर ग्राम पंचायत को हम भविष्य में
ई ग्राम पंचायत बनाएंगे। ई ग्राम पंचायत का मतलब है हम भारत नेट से जोड़ रहे हैं। वहाँ ई लाइब्रेरी भी होगी, नौजवानों के पढ़ने की भी व्यवस्था होगी और किसानों को भी अवेयर करने के लिए वहाँ वीडियो भी दिखाया जाएगा। ई ग्राम पंचायत का मतलब होगा हर जमीन के टुकड़े को हम एक यूनिक नंबर भू आधार दे रहे हैं, नक्शे का डिजिटल कर रहे हैं और डिजिटल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रजिस्ट्री ऑफिस से जोड़ रहे हैं। जहां कारोबार, जो बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, पंचायती राज मंत्रालय के दिवस के लेकर 24 अप्रैल को ये आयोजित किया जाएगा। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, जम्मू में आपकी भी मौजूदगी होगी। अब किस तरह का ये कार्यक्रम रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका।